बच्चों हम पढ़ रहे थे हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर सिद्धांत। बहुत साफ मतलब है इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन जैसे किसी ऐसे परमाणु के बारे में भी जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, हम उनके लिए हाइड्रोजन या हाइड्रोजन में जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे ही हम उन सभी परमाणुओं को लेकर के बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। और ये जो थियरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो बोहर का है। बोहर ने एक ऐसी थियरी दी है जो केवल हाइड्रोजन के समान परमाणु पर लागू होता है। हाइड्रोजन के समान परमाणुओं पर लागू होने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है। आई बात समझ में? जैसे हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब ऐसे सभी परमाणु जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनके लिए बोहर ने क्या कहा था, बोहर की थियरी क्या है, कैसे है, उन पर बात करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन की ही तरह कोई एक परमाणु है। तो मेरे बच्चे अगर वो परमाणु है तो उसके नाभिक पर Z/E के आवेश होंगे। किसी भी नाभिक का आवेश उसके परमाणु क्रमांक गुणे मूल आवेश के बराबर होता है। आई बात समझ में? तो किसी भी नाभिक का आवेश Z/E हो जाता है, जहां Z परमाणु क्रमांक है और E जो होता है ये फंडामेंटल चार्ज है, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश है। मान लिया कि इस नाभिक के चारों ओर ऐसे एक ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट की त्रिज्या हम मान के चल रहे हैं स्मॉल r है। इस ऑर्बिट की त्रिज्या कितनी है बच्चों? स्मॉल r मीटर है, हमेशा मान के चल रहे हैं। और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। कितने वेग से? v वेग से। कितने वेग से बच्चों? v वेग। और इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मान लेते हैं m। ठीक है, चलो। अच्छा, हमें ये भी नहीं पता कि कौन सी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो हम मान लेते हैं कि कैथी कक्षा है या नवी है। कैथी कक्षा बच्चों? ये यानवी कक्षा। यानवी कक्षा में अच्छा, ये मैं श्योर हूँ आप लोग ये हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन होता तो मैं यहाँ चार्ज केवल +E लिखता। ठीक है, वहाँ Z/E लिखा है। इसका मतलब ऐसे किसी भी परमाणु के बारे में यहाँ बात हो रही है जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन। जैसे कुछ एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कह दूं, जैसे आप लोग Li डबल पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। आप जैसे He पॉजिटिव ले लेंगे, इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसे कोई भी परमाणु यहाँ हो सकता है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। आई बात समझ में? ठीक है, तो Z परमाणु क्रमांक है, E मूल आवेश है, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, R यानवी कक्षा की त्रिज्या है और V इलेक्ट्रॉन का वेग है। अब ध्यान से समझिएगा, बोहर ने बताया कि भाई किसी भी कक्षा में, अस्थायी कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो चक्कर लगाने के लिए उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए, क्योंकि बिना अभिकेंद्र बल के वृत्ताकार मार्ग की गति संभव नहीं है। तो भाई बोहर ने साफ साफ बताया कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। उसी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट कर लेता है अभिकेंद्र बल के रूप में, और इस प्रकार हमारा इलेक्ट्रॉन अभिकेंद्र बल प्राप्त कर लेता है और इस वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा पाता है। अभिकेंद्र बल क्या होता है मेरे बच्चों? अभिकेंद्र बल होता है mv²/r। ये अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला है। यानी इस इलेक्ट्रॉन का जो अभिकेंद्र बल है वो वास्तव में इन दोनों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल का ही तो मान है। दोनों के बीच जो आकर्षण बल लगेगा वो कितना लगेगा? 1/4πε0 × ZE गुणे E बटे, ये कूलाम के नियम से किया हूं। आई बात समझ में? Q1 ये आपका आवेश हो गया, Q2 आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। आई बात समझ में? दोनों के आवेशों का गुणनफल हो गया। तो भाई अभिकेंद्र बल इसी बल से तो प्राप्त कर रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, इसको बना लेते हैं समीकरण 1। चलिए, वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए ये फैक्ट तो सही है कि बिना अभिकेंद्र बल के कार्य नहीं हो सकता है, और अभिकेंद्र बल कहां से मिल रहा है उसको? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, ये जो आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है, ये चीज सब कुछ सही है, लेकिन भाई बोहर ने ये भी तो बता रखा है कि किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर तब लगा सकता है जब उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यानी mvr का मान, जैसे यानवी कक्षा में तो n × h/2π होना चाहिए। कोणीय संवेग इतना होना चाहिए, तब चक्कर लगा सकता है। तो बोहर के सिद्धांत से ये दूसरी बात होगी, लेकिन दोनों बातें एक ही बात को इंडिकेट कर रही है। दोनों बातें, ये जो दोनों इक्वेशन है वो एक ही बात को इंडिकेट कर रही है, और वो ये इंडिकेट कर रही है कि यानवी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर कैसे लगा रहा है या क्यों लगा रहा है, इसी बारे में दोनों समीकरण इंडिकेट कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, एक काम करिए, समीकरण 2 का वर्ग करके समीकरण 1 में भाग कर दीजिए।
ठीक है, समीकरण 2 का वर्ग करके समीकरण 1 में भाग करने पर, चलिए ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ क्या लिखा है बच्चों, अच्छा एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो इस समीकरण का थोड़ा सा रूप जो है ऐसे हो जाएगा, या mb स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जडी स्क्वायर बटे आर। तो दिक्कत, समीकरण का स्वरूप आर से आर कटने के बाद थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। चलो ध्यान से समझो, समीकरण 2 का वर्ग करके मैं इसमें भाग कर रहा हूँ, ये हमारा समीकरण 1 है। देखो इसका वर्ग करोगे तो क्या बनेगा, ये m स्क्वायर v स्क्वायर आर स्क्वायर बनेगा ना, और इसमें भाग करोगे तो ऊपर बचा है mb स्क्वायर बटे m स्क्वायर v स्क्वायर आर स्क्वायर। तो दिक्कत, ठीक, अरे हो सकता है भाग उल्टा किया गया, परेशान मत हो, mb स्क्वायर आर स्क्वायर हो सकता है ऊपर, सही क्या बराबर। अब इस वाले टर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर बटे आर, एंड इसमें टोटल में इसका वर्ग करेंगे और भाग करेंगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 4 पाई। कोई दिक्कत, ठीक है। अब जो चीजें कटने लायक है उनको काटेंगे, v स्क्वायर से v स्क्वायर पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, एक m से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा केवल हमारे पास 1/m इंटू आर का बराबर। यहाँ थोड़ा सेटअप करेंगे तो इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक पाई से पाई स्क्वायर कैंसिल, ये पाई चला जाएगा सबसे ऊपर, तो ये बचेगा जेड ई स्क्वायर पाई बटे एन स्क्वायर इधर आएगा, ठीक है, एन स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये बचेगा, ठीक है। नहीं आता होना है तो बता दे, हो जाएगा बच्चों। उसके बाद देखो यहाँ देखो, एक आर इस आर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इस यम को थोड़ा सा मैं वहां भेज दूं तो यहाँ बच जाएगा मेरे पास 1/r इज इक्वल टू, यम को यहाँ भेज देना, जेड स्क्वायर यम इंटू पाई बटे एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन, यही तो बचेगा फाइनली। और कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा। आर को ऊपर कर लेते हैं, नीचे भी आर क्या जगह है, पलट लो इसको, या आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे जेडी स्क्वायर यम इंटू पाई, हो जाएगा सर। ये वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले की मदद से हमारा कोई इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है उस ऑर्बिट की आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे ये इलेक्ट्रॉन 9वीं कक्षा में चक्कर काट रहा था, तो आप 9वीं कक्षा की यहाँ से त्रिज्या पता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस समीकरण का थोड़ा सा पैटर्न अगर मैं बदलूं आपके सामने तो आप देखिए, इस समीकरण का पैटर्न मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देखिए R इज इक्वल टू, यहां देखो एन स्क्वायर को केवल बाहर करो, बाकी और सब लोगों को थोड़ा सा चेक करो। एच स्क्वायर देखो कांस्टेंट है कि नहीं, एच स्क्वायर कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसे हम लोग प्लांक का नियतांक कहते हैं, तो वो कांस्टेंट होगा। एप्सिलॉन नॉट वो कांस्टेंट होता है। यहां देखो बटे जेड ई स्क्वायर यम इंटू पाई। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूंगा तो जेड का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ठीक है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन शेष अन्य लोगों के लिए परमाणु क्रमांक तो जेड का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी भी परमाणु के लिए जेड का मान अस्थायी होता है। लेकिन मेरे बच्चे उस जेड के लिए एन अस्थायी नहीं होगा, यानी कि तो ये हमारी कक्षा और कक्षाओं की संख्या बहुत हो सकती है। हम किस कक्षा की बात कर रहे हैं वो तो जब डाटा रखेंगे तभी जान पाएंगे, अन्यथा वो डाटा का मान, वो एन का मान कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे लोग हैं कांस्टेंट, ये सारे लोग क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। अच्छा, हाइड्रोजन के लिए विशेषकर, हाइड्रोजन के लिए जेड का मान कितना होता है, 1 होता है, और जेड का मान अगर 1 रखोगे तो आर बराबर
n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एंड यहाँ e स्क्वायर m इंटू हाइड्रोजन के लिए हो जाएगी। अब चाहे बात हाइड्रोजन के लिए करो चाहे सभी परमाणु के लिए करो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, हर परिस्थिति में r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अरे भाई ये पूरा कांस्टेंट ही तो है, अगर इसको हटाओगे तो ये सिंबल लगाना पड़ेगा आपको समानुपात का सिंबल हटेगा तो फिर वही कांस्टेंट आ जाएगा। आई बात समझ में? तो मेरे बच्चे ये वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले की मदद से हम लोग किसी भी ऑर्बिट की त्रिज्या पता कर सकते हैं। अच्छा यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी त्रिज्या बढ़ती जाएगी। देखो r का मान n स्क्वायर की, n है ऑर्बिट की संख्या यानी क्वांटम संख्या कह सकते हैं या ऊर्जाओं की संख्या कह सकते हैं, ऊर्जा स्तरों की संख्या कह सकते हैं। जैसे जैसे आप ऊर्जा स्तरों की संख्या बढ़ाएंगे आप पाएंगे कि ऑर्बिट की त्रिज्या बढ़ती जाएगी, यानी जितना बड़ा ऊर्जा स्तर है उसकी जो त्रिज्या है वो उतनी ज्यादा रहेगी। आई बात समझ में? जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप n बराबर 1 की तुलना में n बराबर 2 का ऑर्बिट चेक करोगे तो n बराबर 2 की त्रिज्या ज्यादा मिलेगी। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए तो ये फॉर्मूले से आप लोग किसी इलेक्ट्रॉन का अगर केवल पता हो कि किस ऑर्बिट में वो चक्कर काट रहा है तो केवल ऑर्बिट की संख्या की सहायता से आप उसकी त्रिज्या पता कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? इसके बाद देखिए आप समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 से समीकरण दिख तो रहा ना, मतलब इतना छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा? देखते रहना, जगह फोन में कम है तो भी हो सकता है वीडियो बंद हो जाए, लेकिन देखते रहना, जैसे बंद होगा बता दो। समीकरण 2 से अब बाबू समीकरण 2 हमारा यही है ना, वहां से थोड़ा सा v का मान पता करो। देखो ध्यान से समझो, यम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई है ना, यहां से वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां से वेलोसिटी v इज इक्वल टू एन एच अपॉन यम आर इंटू ऐसे लिख लेते हैं। बात तो वही, ठीक है, इसको थोड़ा सा और सेट कर देते हैं ताकि फॉर्मूला बनाना थोड़ा आसान लगे लोगों को। बाकी नहीं सेट करोगे तो ऐसा थोड़ी है कि फॉर्मूला नहीं आएगा, तो रेसी आ जाएगी। यम पाई गुणे 1/r लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ऐसे तो लिख ही सकते हैं भाई, गुणे 1/r थोड़ा साइड में कर दिया, क्या बदलाव है इसमें? कोई बदलाव नहीं, मल्टीप्लाई करोगे फाइनली समीकरण वही मिलना चाहिए। अब एक बात बताओ, क्या r का डाटा हमारे पास है कि नहीं? देखो डायरेक्टली 1/r का मान इधर है, तो यहाँ पे r का मान रखते हैं, r का मान रखने पर चलो अगर हम r का मान रखते हैं तो हमारा वेलोसिटी v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2m पाई गुणे 1/r। 1/r का पूरा मान यही है कि नहीं बच्चों? जेड स्क्वायर एम पाई बटे एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन, है कि नहीं मेरे बच्चों? देखो m पाई से m पाई कोई दिक्कत, एक n से एक n कैंसिल और एक h से एक v इज इक्वल टू फाइनली ऊपर क्या बचा? जेड स्क्वायर बटे नीचे बचा है 2 एंड एन एच एप्सिलॉन, यही बचा है। ठीक है, इस समीकरण का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके अगर हम लिखें तो देखो v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2n या 1/n इंटू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h एप्सिलॉन। बचा कि नहीं बचा? ब्रैकेट में लिखा हुआ हर एक हिस्सा कांस्टेंट है। स्पेशली हाइड्रोजन के लिए बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के बारे में ही लेकर के बातें चल रही हैं। तो हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1 हो जाएगा एंड जेड का मान जब तुम 1 रखते हो तो v इज इक्वल टू 1/n एंड e स्क्वायर बटे 2h एप्सिलॉन, यही आएगा ना? अब देखो ध्यान से समझो, चाहे वो चाहे ये जो मैंने कोष्टक में लिखे हैं उनमें हर एक का मान नियत होता है। आप E के बारे में बात करोगे 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। आप 2 के बारे में बात करो, 2 एक फिक्स मान वैसे भी है। H
6.6 गुणे 10 की घाती -34 एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणे 10 की घाती -12। सारे लोग कांस्टेंट है कि नहीं? और अगर ये सारे के सारे लोग कांस्टेंट है मेरे बच्चों, तो इस परिस्थिति में हम कह सकते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। अब इसका मतलब समझो, किसी भी ऑर्बिट की जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती है उसकी वेलोसिटी वैसे वैसे घटती है। अब त्रिज्या के बढ़ने से वेलोसिटी क्यों घट रही है, ध्यान देना है। सबसे पहले त्रिज्या का और ऑर्बिट की संख्या का रिलेशन कैसा है? समानुपात का, त्रिज्या का और इसका रिलेशन। यानी तुम्हारी ऊर्जा स्तर की संख्या बढ़ी तो उससे त्रिज्या बढ़ गई। अब ध्यान दो, ऊर्जा स्तर की संख्या बढ़ी तो वेलोसिटी घटी। ऊर्जा स्तर की संख्या के बढ़ने से बढ़ रहा कौन रहा है? त्रिज्या। लेकिन ऊर्जा स्तर के बढ़ने से यानी त्रिज्या के बढ़ने से घट रहा कोई, तो वो है वेलोसिटी। बात समझ में आ गई? यानी कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना करीब होगा वो उतनी तेजी से गति करेगा, उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। तो वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या दे देगा। अब हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। समीकरण यही मिला, कुछ और मिला आप लोगों को? ठीक है, चलिए। बोर्ड में पूरा यहाँ तक आ रहा होगा? अब उसके बाद हम निकालेंगे इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रहता है तो उसके पास कुल कितनी ऊर्जा होती है, अब थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं मेरे बच्चों। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में है ना, तो उसके पास कुल जो ऊर्जा है वो दो फॉर्मेट में है। पहला ऊर्जा उसके पास गतिज ऊर्जा है, दूसरा उसमें स्थितिज ऊर्जा है। अब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कंटेंट कैसे है इनमें, आओ समझ लेते हैं। देखो, पहली चीज तो इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी है और उस वेलोसिटी के कारण वो इस मार्ग पर मूव कर पा रहा है, गति कर पा रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहा है, गति कर पा रहा है, तो ऐसे वजह से, इसी कारण से इस इलेक्ट्रॉन में पाई जाएगी गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही तो उसमें गतिज ऊर्जा पाई जाएगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा वाला कंटेंट समझ में आया? इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इस वजह से उसमें क्या आ जाएगा? गतिज ऊर्जा आ जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में एक आकर्षण बल लग रहा है और मैंने आप लोगों को दो आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ा रखा है। U is equal to 1/4πε0 into Q1 Q2 बटे R पढ़ा रखा है। उसके हिसाब से क्या है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल नहीं लगेगा? लगेगा। तो और ये स्थिर वैद्युत आकर्षण बल स्थितिज ऊर्जा बनती है। आई बात समझ में? तो वो स्थितिज ऊर्जा भी तो है बाबू यहाँ पे। तो यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों है कि नहीं? हम क्या करेंगे, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों निकाल करके उसका योग करेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा मिल जाएगी। तो चलो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की निकाल लेते हैं गतिज ऊर्जा। देखो, इलेक्ट्रॉन की गतिज गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? E के बराबर हाफ mv का स्क्वायर। E के बराबर हाफ mv स्क्वायर। हमारे पास वेलोसिटी का मान है कि नहीं? यहाँ पे देखो है, यहाँ रख देते हैं। तो ये हो जाएगा E के बराबर 1/2 गुणे m गुणे v। v का मेरे बच्चे जो मान है यहाँ देखो, यहाँ पे है ना, ZE स्क्वायर बटे 2NH का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? v का जो मान था वो यहाँ रख दिया, v का वर्ग हो रहा था, कर दिया, क्या दिक्कत है इसमें? अब देखो थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे भाई। E के इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा m/2 गुणे m/2 ही तो होगा Z स्क्वायर E के पावर 4/4 N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। कोई दिक्कत? मैंने V स्क्वायर में जो भी डाटा था उसका वर्क कर दिया। इसके बाद देखो थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो E के बराबर यहाँ आ जाएगा Z स्क्वायर E के पावर 4 m/4 दूनी 8 N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर।
हो जाएगा इतना कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, अब देखो इतने बड़े डाटा को ना कैरी करना अपने लिए आसान नहीं है, ठीक है? इतना बड़ा कांस्टेंट लेकर के ढूंढना आसान नहीं है। तो उसके लिए एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, इतने बड़े कांस्टेंट को छोटे से कांस्टेंट यानी रिडबर्ग नियतांक के टर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, क्या किया? रिडबर्ग नियतांक के टर्म में इसको चेंज कर दिया। और कैसे किया देखो, रिडबर्ग कांस्टेंट का डाटा बताया तुम्हें? e के पावर 4 m 8h बताया तो पता। देखो रिडबर्ग कांस्टेंट जो होता है वो r होता है, बेसिकली r होता है, ठीक है? और इसका मान होता है 1.097 गुणे 10 के घाते 7 मीटर इनवर्स होता है, ये r का मान होता है। तो देखो इस RSC का टर्म में एक देखो, ये जो इतना बड़ा कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया। चेंज ऐसे किया कि m e के पावर 4 बटे 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, इतने बड़े डाटा को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया RHC में। माने एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और उसका चार्ज h एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा डाटा रख करके सॉल्व करोगे तो वो RHC के बराबर आएगा। आएगा समझ में? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम रिडबर्ग नियतांक के पद में लिख सकते हैं। तो देखो E के बराबर, देखो यहां से थोड़ा सा छांट लेंगे, तो छांटने के लिए आप z स्क्वायर बाहर कर दो। और देखो यहाँ पे 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है केवल, यानी n स्क्वायर नहीं है, उसको बाहर करेंगे। अब यहाँ बच क्या रहा है? e के पावर 4 इंटू m बच रहा है बटे 8h स्क्वायर एप्सिलॉन, यानी इस पूरे टर्म की जगह आप क्या लिख सकते हैं? RHC रख सकते हैं। तो मेरे बच्चे e के बराबर z स्क्वायर n स्क्वायर इंटू RHC हो जाएगा कि नहीं होगा? ये आ गया हमारे इलेक्ट्रॉन का 11वीं कक्षा में गतिज ऊर्जा। अब देखो, अब हम इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, देखो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए वही दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है? जो कि होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 की जगह कितना आवेश है? तो ये हो जाएगा Ze। Q2 की जगह पे कितना आवेश है? E। तो बाबू Ze का गुणा E में करोगे तो Ze स्क्वायर हो जाएगा बटे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब हाँ आवेश का मान माइनस में रखेंगे तो नाभिक का आवेश धनावेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणावेश, तो फाइनली ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ शायद जब मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था तो आपको साफ साफ लिखा भी होगा कि यहाँ पे आवेश का मान चिन्ह के साथ रखना है। अब देखो समझो बाबू, R का डाटा तुम्हारे पास है कि नहीं? या फिलहाल 1/r है, यहाँ 1/r है तो 1/r का मान उठा करके चिपका दो। देखो U बराबर माइनस Z स्क्वायर एक अन्यम Z स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन गुणे 1/r, ऐसा लिखने में कोई दिक्कत? सारा कुछ चीज तो वही है ना। अब 1/r का मान वहां से यहाँ लेके आ जाओ, सब कुछ आ रहा है ना कैमरे में जी? ठीक है, U बराबर, देखो ध्यान से समझो, U बराबर माइनस Z स्क्वायर बटे देखो U बराबर माइनस Z स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 1/r का मान ये कितना है? Z स्क्वायर m पाई n स्क्वायर h स्क्वायर, यही है ना? कुछ लोग जा रहे हैं, भेज दो उनको, जैसे पाई से पाई एंड U बराबर अब कर लो मल्टीप्लाई, तो माइनस Z स्क्वायर e के पावर 4 इंटू m बटे 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर एंड n पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर टर्म यही आएगा। ठीक है, और अब जरा देखो मेरे बच्चे, इसका डाटा भी, इसका जो कांस्टेंट है वो बहुत बढ़ान है और इस बहुत बढ़ान कांस्टेंट को कैरी करना आसान नहीं है, तो इसको भी हम लोग उसी टर्म में चेंज करेंगे। लेकिन उस टर्म में चेंज करने के लिए यहाँ 4 है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा भाग कर लेंगे, क्या दिक्कत है? बैलेंस हो जाएगा। अब U बराबर
माइनस 2z² e के पावर 4m बटे 4 दूनी 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर u बराबर जितने कांस्टेंट टर्म है सबको हटा दो। चलो कांस्टेंट टर्म को हटाते हैं। देखो वहां कांस्टेंट चेक कर लेना, m e के पावर 4 बटे 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बराबर r h c होता है, जहां r रिडबर्ग नियतांक है, मान होता है 1.097 गुणे 10 की घात 7 मीटर इनवर्स। चलो यहां देखो माइनस 2z² बाहर लेंगे एंड बटे n स्क्वायर बाहर लेंगे, क्या बचा e के पावर 4m 8 n स्क्वायर सॉरी h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये बचा ना। इसकी जगह क्या ले सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा u बराबर माइनस 2z² बटे n स्क्वायर गुणे r एच सी। कोई दिक्कत? अब देखो अतः इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज, दोनों ऊर्जा जोड़ेंगे तब ना कुल ऊर्जा मिलेगी जी उसको। ठीक है, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या क्या होगी इसका, तो लियो ना तो तेरा ही है ना, है चलो अब देखो सबका मान रखो। u का मान तुम्हारे पास कितना आया था, यहां देखो e बराबर माइनस 2z² RHC बटे n स्क्वायर, फिर प्लस है ना, प्लस लगा दिए। e के का मान कितना निकाल रहे हो, z² RHC बटे n स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एंड e बराबर यहाँ ऊपर का टर्म 2 गुना है और यहाँ का टर्म 1 गुना है कि नहीं, अगर 2 में से 1 घटाओगे तो 1 ही बचेगा ना मेरे बच्चे, तो माइनस z² RHC बटे n स्क्वायर, या हाइड्रोजन के लिए z बराबर 1, हाइड्रोजन के लिए z बराबर 1, z का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरे बच्चों। तो अगर z का मान 1 हो गया है तो e बराबर माइनस RHC बटे n स्क्वायर, ये किसी 9वीं कक्षा में परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला है। r पर ध्यान देंगे, r एक कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट, वैल्यू 1.097 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स। ठीक है, ये तो यही है हाइड्रोजन सदृश बोहर का सिद्धांत। हाइड्रोजन के समान जितने भी एटम होते हैं, जितने भी परमाणु होते हैं, उन सभी परमाणुओं के लिए ये चीज याद रखना है कि उनकी त्रिज्या निकालना है तो त्रिज्या यहाँ से निकलेगा, अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी मेरे बच्चे यहाँ से आएगा, और अगर आपको कुल ऊर्जा निकालनी है तो कुल ऊर्जा यहाँ से। आई बात समझ में? अभी ये पूरा हिस्सा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें कुछ हिस्से और हैं। देखो वीडियो चल रही है, चलो देखो अभी तो हमें इसकी आवृत्ति पता करनी है, तरंग दैर्घ्य निकालना है और सारी चीजें हैं। देखो देखो अब बोहर के अब बोहर के आवृत्ति सिद्धांत से चलते हैं। आवृत्ति सिद्धांत बताया था ना, बोहर के आवृत्ति प्रतिबंध से, बोहर की आवृत्ति प्रतिबंध से। बोहर का आवृत्ति प्रतिबंध क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन E1 ऊर्जा स्तर से E2 में चला जाता है तो जब वहां से लौट करके अपने नीचे वाले ऑर्बिट में आता है तो वो आवृत्ति कुछ तरंगे जनरेट करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, और उसकी फ्रीक्वेंसी E is equal to E2 minus hν बराबर E2 माइनस होता है कि नहीं होता, होता है। चलो ध्यान से समझो, मान लिया
हमारा इलेक्ट्रॉन n1 ऊर्जा स्तर से n2 में गया है। n1 से कहां गया है? n2 में गया। ध्यान देना मेरे बच्चों, n1 से कहां गया है? n2 में गया है। चलो, अगर हमारा एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो n1 ऊर्जा स्तर से n2 में कूद रहा है वहां पे, ठीक है? तो ऐसे परिस्थिति में वो जब रिटर्न आएगा क्वांटम सिद्धांत के मुताबिक, तो अपने अंदर से ऊर्जा को तरंग के रूप में निकालेगा, और उस तरंग की आवृत्ति कितनी होगी आप यहां से निकाल सकते हो। यहां से न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 बटे H हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? थोड़ा सा E1 E2 पर विचार करो। E1 का मतलब nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, या N2 का मतलब दूसरी कक्षा में यानी N2 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 है। थोड़ा सा E1 E2 का मान निकाल लेंगे। अच्छा, इसी के हिसाब से तो E1 E2 का मान निकलेगा। RHC तो कांस्टेंट है। RHC क्या है? कांस्टेंट है। अगर मेरे बच्चे RHC कांस्टेंट है तो ऐसे परिस्थिति में आप खाली n का मान चेंज कर दीजिए, यानी E2 के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो? E2 के स्थान पे आप लिख सकते हो माइनस RHC बटे N2 का स्क्वायर। E2 जब तुम निकालोगे यानी दूसरी ऑर्बिट की N2 ऊर्जा स्तर की जब तुम ऊर्जा पता करोगे तो यहाँ n की जगह N2 ही तो रखोगे। तो E2 बराबर यहाँ N2 कर दिया, R माइनस RHC बटे माइनस है, माइनस से पहले से, फिर माइनस RHC बटे अब की बात n1 एंड टोटल की बटे क्या है? H। उसके बाद न्यू इज इक्वल टू इसका माइनस प्लस हो जाएगा माइनस RHC बटे N2 का स्क्वायर प्लस RHC बटे N1 बटे H। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसके बाद देखो, न्यू इज इक्वल टू H कॉमन करके S से H काट सकते हैं, तो ऊपर बच जाएगा माइनस RC बटे N2 का स्क्वायर प्लस RC बटे एंड हम जानते हैं न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा होता है। ठीक है, तो इसकी जगह हो जाएगा C बाई लैम्डा हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा मेरे बच्चे दोनों के टर्म में CV कॉमन है ना, पूरा RC कॉमन ले लो। तो RC कॉमन लेने के बाद 1 बटे माइनस में N2 का स्क्वायर प्लस 1 बटे बचेगा C से C 1 बटे लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू 1 बटे N1 का स्क्वायर माइनस 1 बटे N2 का स्क्वायर। यहाँ 1 बटे लैम्डा तरंग संख्या कहलाती है, तरंग संख्या कहलाती है। ये मेरे बच्चे अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जा रहा है तो वो वापस लौटते समय कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, आप उस ऊर्जा का तरंगदैर्घ्य पता कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में जाएगी और वो कितनी तरंग का तरंगदैर्घ्य रिलीज करेगा आप यहां से निकाल सकते हैं। N1 है आपका लोअर ऊर्जा स्तर, N2 है अपर ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो ये हो जाता है पूरी तरीके से समाप्त। इसके बाद अब हमें पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अच्छा, उत्तेजन विभव तथा आयनन विभव एक टॉपिक और। बात पूरी समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज और याद रखना हुआ, ये वाला जो फॉर्मूला देख रहे हो ना आप लोग, ये वाला E बराबर माइनस RHC बटे N स्क्वायर, ये देख रहे हो ना RHC। अच्छा, डाटा रख करके उसको सब जब पूरा सॉल्व करोगे, R का मान रखोगे, H का मान रखोगे, C का मान रखोगे, फिर N का मान रखोगे, तो आपको किसी ऑर्बिट की nवीं कक्षा की ऊर्जा स्तर का मान पता चल जाएगा, ऊर्जा पता चल जाएगी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं आएगा, जूल में आएगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना मेरे बच्चों कि अगर तुम एनर्जी का मान सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त करना चाहते हो तो 13.6 बटे n स्क्वायर कर लेना, इससे तुम्हारी ऊर्जा हमेशा किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। हरदम तुम्हारी जो ऊर्जा आएगी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन की पहली कक्षा की, हाइड्रोजन की पहली कक्षा मानी n बराबर 1, हाइड्रोजन की पहली कक्षा की ऊर्जा कितना है, तो मेरे बच्चे देखो
E बराबर है -13.6/1 का स्क्वायर। कितना आ गया? -13.6। बात समझ में? अब यहाँ एक बहुत बारीक सा चीज समझाने जा रहा हूँ, उसको समझो। यानी हाइड्रोजन के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, विकल्प में खूब आता है बोर्ड में, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन की जो पहली कक्षा है, उस पहली कक्षा में एनर्जी का मान कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर तुम्हें हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करना हुआ, क्या करना हुआ? आयनित करना हुआ, तो मेरे बच्चे तुम इतने जितना ही देख रहे हो ना, इतने तुम उसको पॉजिटिव चार्ज दोगे, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का धनात्मक आप एनर्जी देंगे, तो जा करके उस ऊर्जा स्तर का मान 0 हो जाएगा और वह इलेक्ट्रॉन आपके परमाणु ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा। आई बात समझ में? तो वो आपको आयनन ऊर्जा का मान दे देगा। आयनन ऊर्जा हमेशा याद रखना, आयनन ऊर्जा बाहर से दी गई वह ऊर्जा होती है जिससे किसी परमाणु पूरी तरीके से आयनित हो जाता है, उसका इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर चला जाता है। अच्छा, हम कितनी ऊर्जा देंगे मेरे बच्चे? जैसे देखो, अभी तुमको मैंने बताया कि पहली ऊर्जा स्तर में किसी इलेक्ट्रॉन की कितनी ऊर्जा होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन की पहली ऊर्जा स्तर में ऊर्जा है। अब यतने तुम धनात्मक ऊर्जा बाहर से दो, तब तो उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी 0 हुई और तब तो वो मुक्त होकर के बाहर जा पाएगा। जैसे कहने का एक सेंस समझना कि इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में है तो देखो रेडी है, और रेडी से वो आजाद कब होगा? जब तुम उतना पैसा बाहर से ले जाकर के दे दो। आई बात समझ में? तो बाहर से आप जो देते हैं जिससे वो आजाद हो जाए, वो हमेशा उसके ऊर्जा स्तर के ही परिमाण का धनात्मक ऊर्जा होता है। जैसे एक ऊर्जा स्तर में इसकी एनर्जी कितनी है? -13.6, तो तुमको +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना होगा ताकि वो उसकी ऊर्जा टोटल 0 हो जाए और वो अपने ऑर्बिट को छोड़ करके परमाणु के बाहर चला जाए, अर्थात परमाणु आयनित हो जाए। यानी हाइड्रोजन का आयनन ऊर्जा या आयनन विभव +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये याद रखना। ढाई से गलत करोगे विकल्प में आ जाएगा। तुम्हारे दिमाग में सेट क्या रहेगा? -13.6। -13.6 हाइड्रोजन का पहली कक्षा में ऊर्जा है और आयनन विभव यानी आयनन ऊर्जा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आई बात समझ में? इसमें बहुत बारीकी है, ध्यान से समझिएगा। चलिए, इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि आयनन ऊर्जा या उत्तेजन ऊर्जा क्या है। तो मैं यहां लिख देता हूं, तुम लोग याद रख लेना। देखो, हाइड्रोजन का आयनन विभव +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि हाइड्रोजन का पहली कक्षा में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस डाटा को साइड में कहीं लिख लेते हैं सब, ठीक है। हो गया? चलिए बच्चों, अब देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। पानी है, उत्तेजन भी हो। हाँ उत्तेजन भी होता है। जाओ रोक दो भैया वीडियो तो दो टॉपिक और छोटे छोटे देखो। एक है आयनन विभव। आयनन विभव कहा जाए या आयनन ऊर्जा कहा जाए, दो मतलब नहीं उनके, नाम दो हैं मतलब एक है।
आयनन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं इसको, या एक होता है उत्तेजन विभव। उत्तेजन विभव सीधा परिभाषा है, किसी परमाणु को उत्तेजित करने के लिए बाहर से दी गई आवश्यक ऊर्जा उत्तेजन विभव कहलाती है या उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। किसी परमाणु को किताब में जो लिखा होगा या कॉपी में जो लिखा होगा वो एग्जैक्टली ये लिखा होगा कि वह ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह किसी परमाणु से टकराने पर उसे उत्तेजित कर सके, है ना, उत्तेजन विभव कहलाता है। तो उसका मतलब, उसका निचोड़ यही है कि किसी परमाणु को इतनी ऊर्जा दी जाए कि वह परमाणु उत्तेजित हो जाए कि उसका इलेक्ट्रॉन अब अपने ऑर्बिट को चेंज करेगा, उत्तेजित हो जाए। तो जितनी ऊर्जा देने से ऐसा हो जाएगा उसे वो कहते हैं उत्तेजन। और अगर किसी परमाणु को इतनी ऊर्जा दी जाए कि परमाणु का इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को लेकर के अपने ऑर्बिट के बाहर चला जाए, है ना, इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर चला जाए, तो जितनी ऊर्जा देने से ऐसा होता है उसे हम लोग कहते हैं आयनन विभव। यानी किसी परमाणु को आयनित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आप मेरा सेंटेंस बिल्कुल कॉपी में लिख सकते हैं, आपका नंबर कटेगा नहीं। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। एक वैज्ञानिक थे मेरे बच्चों बामर, एक वैज्ञानिक थे बामर, जिसमें एल साइलेंट है। कोई साइलेंट कब होता है? जब दो कांस्टेंट एक साथ आ जाते हैं तब। छोड़ क्या फिजिक्स पढ़ो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? एक वैज्ञानिक थे बामर, बामर ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बहुत गजब का अध्ययन किया। उन्होंने स्टडी में ये पाया कि अगर हाइड्रोजन से निकलने वाले स्पेक्ट्रम को देखा जाए तो काली पृष्ठभूमि पर यानी काले रंग के पर्दे पर इन्होंने इस स्पेक्ट्रम को प्राप्त किया, तो उन्होंने पाया कि उसमें बहुत ढेर सारी बारीक सी रेखाएं हैं और ये रेखाएं एक श्रेणी को फॉलो करती हैं कि अगर हम एक साइड से दूसरे साइड बढ़े ना इस श्रेणी में, तो हम देखेंगे कि इनकी चमक धीरे धीरे घट रही है, इनके बीच का गैपिंग भी धीरे धीरे घट रहा है। एक साइड से बढ़ोगे तो ऐसा होगा, दूसरे साइड से उल्टा बढ़ोगे तो मेरी बात का उल्टा हो जाएगा कि चमक और इनके बीच का जो जगह है वो बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो बाबू उसे इन्होंने एक सीरीज नाम दिया बामर श्रेणी। क्या नाम दिया? और इस बामर श्रेणी में जितनी रेखाएं प्राप्त हो रही थी सभी रेखाओं को इन्होंने नाम दिया अल्फा, हाइड्रोजन अल्फा, हाइड्रोजन बीटा, हाइड्रोजन गामा, हाइड्रोजन डेल्टा, हाइड्रोजन फाई, हाइड्रोजन साई, ऐसे सब इनको नाम देते देते हाइड्रोजन अनंत तक इनमें किरणें पाएगी तो हाइड्रोजन अनंत तक इन्होंने नाम दिया। ठीक है, और ज्यादा जब इन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने इस प्रक्रिया को समझा कि ये जो रेखाएं मिल रही हैं ये केवल और केवल बामर सीरीज की रेखाएं नहीं मिलती, और सारी भी रेखाएं मिलती हैं। ठीक है, फिलहाल जो बामर ने स्टडी के दौरान अपनी रेखाओं को पाया था वो रेखाएं कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं। ऐसी रेखाएं मिलती है जो बामर ने अपनी स्टडी में प्राप्त किया। तो एक साइड से दूसरी साइड में जाने पर नियमित रूप से इन रेखाओं के बीच की गैपिंग घटती है, तीव्रता भी घटती है। ठीक है, इसको नाम दिया इन्होंने हाइड्रोजन अल्फा, हाइड्रोजन बीटा, हाइड्रोजन गामा, हाइड्रोजन डेल्टा, हाइड्रोजन अनंत। ठीक, और ये सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य थी 6365 एंगस्ट्रॉम की। 6563 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो ऐसे लगातार इधर हम आते तो तरंगदैर्घ्य का मान और छोटा होते जाता। ये एक सीरीज को फॉलो कर रहे थे तो इन्होंने इस सीरीज का नाम दिया बामर
बामर श्रेणी। क्या नाम दिया बच्चों? बामर श्रेणी। अब इन्होंने आगे जब इस पे और अध्ययन किया और इस पे पढ़ाई की तो उनको समझ में आया कि आखिर ये सीरीज क्यों मिल रहा है। और खाली यही बामर श्रेणी ही नहीं, और सारी रेखाएं भी मिलती हैं। तो क्योंकि जो बामर श्रेणी पाया गया था ये दृश्य स्पेक्ट्रम में पाया गया था, इस वजह से इसको पढ़ना थोड़ा सा आसान हो गया था। और सारी 5 प्रकार की सीरीज पाए गए थे। ठीक है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी नीची ऊर्जा स्तर से ऊंची ऊर्जा स्तर में जाता है तो जब वो वहां से वापस लौटता है तो वो छोटे छोटे और जो ऊर्जा स्तर की कक्षाएं उनसे हो करके अपनी न्यूनतम ऊर्जा स्तर में आता है। और ऐसे टाइम में वो अपनी ऊर्जा को कई तरंगों में, कई रेखाओं में विभक्त करता है। अपनी जो भी एनर्जी रिलीज करता है, जो भी तरंग देता है वो, तो वो केवल और केवल बामर श्रेणी की रेखाओं को नहीं देता है, और रेखाओं को भी देता है। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो बामर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बताया कि कुल 5 प्रकार की सीरीज पाई जाती है। कितने प्रकार की सीरीज? 5 प्रकार की सीरीज पाई जाती है, जिसमें पहला होता है मेरे बच्चों लाइमन सीरीज। क्या होता है? लाइमन सीरीज यानी लाइमन श्रेणी। ठीक है, दूसरा होता है बामर श्रेणी, बामर श्रेणी। उसके बाद मेरे बच्चे तीसरा होता है पासन श्रेणी या पाश्चन श्रेणी। और उसके बाद चौथा होता है ब्रैकेट श्रेणी। क्या होता है मेरे बच्चों? ब्रैकेट श्रेणी। एंड पांचवा होता है फुंड श्रेणी। ये कुल 5 प्रकार की सीरीज पाई जाती है। और ये कब पाई जाएगी? जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने नीची ऊर्जा स्तर से ऊंचे में चला जाएगा और जब वो ऊंचे से फिर अपने लोअर ऑर्बिट में आने लगता है। अगर समझ में, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी नीची ऊर्जा स्तर से ऊंचे में चला गया और फिर ऊंचे से नीचे में जब वो वापस आने लगेगा तो अपनी तरंग को, अपनी ऊर्जा को तरंग के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में मेरे बच्चे रिलीज करता है। और जब वो इसी एनर्जी को रिलीज करता है तो उन्हीं एनर्जी की जो रेखाएं होती हैं ये 5 प्रकार की सीरीज बनाती है, 5 प्रकार की श्रेणियां बनाती है, जिनमें से लाइमर श्रेणी, बामर श्रेणी, पासन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, ये सब है। ठीक है, जिनमें से बामर श्रेणी पाया जाता है दृश्य स्पेक्ट्रम में। बामर श्रेणी पाया जाता है दृश्य स्पेक्ट्रम में और स्पेक्ट्रम में। और ये पाया जाता है परावैग्नी स्पेक्ट्रम में, परावैग्नी स्पेक्ट्रम में। और मेरे बच्चे ये तीनों के तीनों लोग पाए जाते हैं अवरक्त भाग में या अवरक्त स्पेक्ट्रम में। सही है कि मैं गलत बता रहा हूं? देखो, चेक कर लो। फिलहाल सही होना चाहिए। लाइमन श्रेणी परावैग्नी भाग में पाया जाता है। ठीक है, बामर दृश्य में पाया जाता है। और पासन, ब्रैकेट, फुंड कहाँ पाए जाते हैं? अवरक्त। ठीक है, सही है, मिला लिए ना? इनका तो मुंह होना चाहिए। गुटखा खाए कुत्ती दे तो मैं पीछे ये 5 प्रकार की सीरीज पाई जाती है। अब चलिए समझिए कि ये सीरीज बनते कैसे हैं। ये 5 प्रकार की रेखाएं हमको कब, किस परिस्थिति में, कहाँ मिलती है? देखिए मेरे बच्चों, ये ऊर्जा स्तर है। ये जो मैं आपके यहाँ शो कर रहा हूँ ये क्या है? ऊर्जा स्तर है। ये अनंत ऊर्जा स्तर है। ये बराबर क्या है? अनंत। देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों कि ये स्पेक्ट्रम कैसे बनते हैं, कोई सीरीज कैसे बनती है, आपको इस फिगर के थ्रू, इस ग्राफ के थ्रू समझ में आ जाएगा। बोर्ड में जब भी आता है तो ग्राफ खींचने का क्वेश्चन ज्यादातर आता है, तो ग्राफ कैसे खींचेंगे आपको यही समझ लीजिएगा। चलिए, ये n बराबर इनफाइनाइट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया ना तो परमाणु आयनित हो जाएगा इसको पार करने के बाद। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं आयनन अवस्था। ठीक है, क्या बोलते हैं? और आयनन अवस्था में किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा शून्य हो जाती है। किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा शून्य हो जाती है। यहाँ देखो, इसे मेरे बच्चे n बराबर 1 है, इसे हम लोग कहते हैं मूल अवस्था। क्या कहते हैं? मूल अवस्था कहते हैं। ठीक है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है, n बराबर 5 है, n बराबर 6 है, n बराबर 7 है, और इसी तरीके से ऐसे आगे। ठीक है, और अगर मैं इन ऊर्जा स्तरों में एनर्जी की बात करूं कि इनकी एनर्जी किसी एनर्जी लेवल में कितनी है, तो आपको भी मैंने बताया कि हाइड्रोजन, अच्छा बात हाइड्रोजन की हो रही है। हाइड्रोजन की मूल अवस्था की एनर्जी कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, अभी बताया। ठीक है,
दूसरा देखोगे तो दूसरा आ जाएगा आपका बटे 4, तो 4 दशमलव कितना 4 दशमलव समथिंग होगा, नहीं लिखे होगे, देखो छोड़ो निकाल लेंगे, या बुक होगा तो देख लो, अगर निकालना तो देखो कैसे निकालेंगे। E बराबर -13.6 बटे n स्क्वायर करते हैं, n बराबर 2, तो यानी यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 दिया 12 एंड बचा ये 4 चौके 16, इसका 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ऐसे होगा सबका माइनस में, ठीक है। तो ऐसे हर एक का एनर्जी आप पता कर सकते हैं, उसका तो दिखाएं। अब देखो लाइमन श्रेणी कब मिलती है मेरे बच्चे, कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी परमाणु अगर ऊंचे ऊर्जा स्तरों से, कहां से, ऊंचे ऊर्जा स्तरों से अगर पहले में आएगा, ऊंचे से कहां आए, तो ऊंचे से पहले में भैया ये पहला छोड़े तो एक ऊपर जौन है कुल ऊंचा ऊर्जा स्तर है, तो कई मिले से तो पहले में आ सकता है ना, जैसे एकदम लास्ट वाले से पहले में आ जाए, इससे पहले वाले से यहाँ आ जाए, या यहाँ से यहाँ आ जाए, या यहाँ से यहाँ आ सकता है, या मेरे बच्चे यहाँ से आ सकता है, या यहाँ से आ सकता है, या यहाँ से आ सकता है, 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 यानी ऊंचे ऊर्जा स्तरों से पहले में आने के इतने सोर्सेस हैं। और ये मेरे बच्चे देखो, जब अंतिम ऊर्जा स्तर से या ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहली ऊर्जा स्तर में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन संक्रमण कर रहा है, कुदान कर रहा है, तब ऐसे कंडीशन में ये जितनी एनर्जी रिलीज करेगा, उन एनर्जियों से मिलने वाली जितनी रेखाएं होंगी वो सारी रेखाएं पाई जाती हैं लाइमन श्रेणी में, यानी ये सारी रेखाएं लाइमन श्रेणी की। किसकी मेरे बच्चे, लाइमन श्रेणी की। अच्छा अब हमसे कोई पूछ ले कि सर जी इसमें लाइमन श्रेणी की पहली रेखा कौन सी है, तो मेरे बच्चे जब दूसरी ऊर्जा स्तर से पहली में इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये जो पहला रेखा मैंने खींचा ये पहली ऊर्जा स्तर है, सॉरी लाइमन श्रेणी की ये पहली रेखा है, ठीक है। ये दूसरी रेखा है, ये तीसरी रेखा है, चौथी रेखा है, पांचवी रेखा है, आई बात समझ में। अच्छा इन रेखाओं का तरंगदैर्घ्य कैसे निकाल सकते हो मेरे बच्चे, तो यहाँ ध्यान से समझो, लाइमन श्रेणी का तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखो रिकॉर्डिंग चलेगी नहीं चलेगी, लाइमन श्रेणी की रेखा का तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए मेरे बच्चों फॉर्मूला है, इसमें इनका डालो तो देखो लाइमन श्रेणी के लिए मेरे बच्चों फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू 1/n1 की जगह पे कितना 1 और n2 की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो मेरे बच्चे यहाँ लिख देते हैं n का स्क्वायर, यहाँ n बराबर 2 3 4 डॉट 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 हो सकता है। याद रखो मेरी बात को बहुत विशेष तौर पे सुनो, अगर यहाँ पे तुमने n बराबर 2 रखा तो लाइमन श्रेणी की पहली रेखा मिलती है, अगर तुमने यहाँ n बराबर 3 रखा तो लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा मिलती है, अगर n बराबर 4 रखा तो लाइमन श्रेणी की तीसरी रेखा मिलती है। आई बात समझ में। अब जरा देखो तो ये लाइमन श्रेणी के बारे में देखो, लाइमन श्रेणी। अब इसके बाद देखो बामर श्रेणी, बस लिखने का वो रिकॉर्ड होगा। बामर श्रेणी के लिए देखो कि बामर श्रेणी में क्या बातें कैसी होती है। अगर ऊंची ऊर्जा स्तरों से कोई इलेक्ट्रॉन, अगर ऊंची ऊर्जा स्तरों से कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी ऊर्जा स्तर में आता है, कहां आता है, दूसरी ऊर्जा स्तर में आता है, तो मेरे बच्चों बामर श्रेणी की रेखा मिलती है। अब ऊंची ऊर्जा स्तरों से दूसरे में आने के कई मार्ग हो सकते हैं, जैसे एकदम ऊंचे से दूसरे में आ जाए, यहां से दूसरे में आ जाए, यहां से दूसरे में आ जाए, यहां से दूसरे में आ सकता है भाई, यहां से आ सकता है, 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 यानी दूसरी ऊर्जा स्तर में आने की इतनी सारी जगह हो सकते हैं। जितना ऑर्बिट रहेगा, जितना ऊर्जा स्तर रहेगा, उतने उनके पास चांस रहेंगे आने के। तो ऊंची ऊर्जा स्तरों से अगर हमारा इलेक्ट्रॉन दूसरी ऊर्जा स्तर में वापस लौट रहा है, तो ये जितनी ऊर्जा रिलीज करेगा वो सारी की सारी ऊर्जाएं बामर श्रेणी की होंगी मेरे बच्चों, यानी वो बामर श्रेणी की रेखाएं देगा, ठीक है। और बामर श्रेणी की रेखाओं के लिए तरंगदैर्घ्य निकालने का फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू R इंटू
कहाँ लौट रहा है, किस ऑर्बिट में लौट रहा है मेरे बच्चे, दूसरे में। तो यहाँ n1 की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस n2 की जगह पे n का स्क्वायर। अगर यहाँ m बराबर तुमने 3 रखा तो बामर श्रेणी की पहली रेखा का तरंगदैर्घ्य निकल जाएगा, और अगर तुमने यहाँ n बराबर 4 रखा तो बामर श्रेणी की दूसरी रेखा मिलती है। n बराबर 5 रखा, बामर श्रेणी की तीसरी रेखा। n बराबर 6 रखा, बामर श्रेणी की चौथी। ऐसे अनंत रेखाएं इसमें से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मेरे बच्चे। पासन श्रेणी, अगर ऊंची ऊर्जा स्तरों से हमारा इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली तीसरे में आता है, ऊंचे से कहाँ है, तीसरे में आए। ठीक है, तो मेरे बच्चे ऊंचे से अगर ऊंचे से अगर तीसरे में, अभी वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा, तीसरे में अगर है ठीक है, फ्लैट में चलो, अगर ऊंचे से कहाँ है, तीसरे में है, तो ऊंचे से तीसरे में इतनी जगहों से आ सकता है। हो सकता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ जाए, वहां से आ जाए, वहां से आ जाए, वहां से आ सकता है, वहां से कहीं से भी आ सकता है। तो मेरे बच्चे ये जो रेखाएं देंगे ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए, ये पासन श्रेणी के होते हैं। किस श्रेणी के होते हैं, पासन श्रेणी के होते हैं मेरे बच्चों। एंड पासन श्रेणी के लिए तरंगदैर्घ्य निकालने का फॉर्मूला देखा, पासन श्रेणी के लिए, पासन श्रेणी के लिए 1/λ बराबर कैपिटल R इंटू 1 लोअर ऊर्जा स्तर यहाँ कितना है, 3, तो यहाँ n1 की जगह पे 3 माइनस 1/n का स्क्वायर, n बराबर 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक, इसका सेंस समझिए। अगर आपने n बराबर यहाँ 4 रखा तो आपको पासन श्रेणी की पहली रेखा, n बराबर अगर 5 रखा तो पासन श्रेणी की दूसरी रेखा, n बराबर 6 रखा तो पासन श्रेणी की तीसरी रेखा का तरंगदैर्घ्य निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मेरे बच्चों ऊंचा, हाँ, ऊंची ऊर्जा स्तरों से अगर हमारा कोनो इलेक्ट्रॉन तीसरे में, सॉरी चौथे में है, कहाँ है, चौथे में, तो चौथे में आने के तो इतने मार्ग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी श्रेणी बनाएंगे, ब्रैकेट श्रेणी। कौन सी श्रेणी बनाएंगे बच्चों, ब्रैकेट श्रेणी बनाएंगे। एंड ब्रैकेट श्रेणी के लिए तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर n बराबर हमने यहाँ पे 5 रखा तो ब्रैकेट श्रेणी की पहली रेखा, n बराबर अगर हमने 6 रखा तो ब्रैकेट श्रेणी की दूसरी रेखा, n बराबर अगर हमने 7 रखा तो तीसरी, इसी हिसाब से आगे रखते जाएंगे तो ब्रैकेट श्रेणी की हर एक रेखा का तरंगदैर्घ्य निकाल सकते हैं। उसके बाद मेरे बच्चों फुंड श्रेणी, फुंड के लिए आप लोग पांचवें में आना है, तो ऊंचे ऊर्जा स्तरों से पांचवें में कई मार्ग से आ सकते हैं। तो इसके लिए फुंड श्रेणी के लिए तरंगदैर्घ्य निकालने का फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू लोअर ऊर्जा स्तर कितना है आपके, तो n बराबर 5, n1 बराबर 5 माइनस n2 बराबर n। अगर n की जगह पे तुमने मेरे बच्चे 6 रखा तो फुंड श्रेणी की पहली रेखा का तरंगदैर्घ्य, n बराबर 7 रखा दूसरी रेखा का तरंगदैर्घ्य, n बराबर 8 रखा तीसरी रेखा का तरंगदैर्घ्य, n बराबर 9 रखा तो चौथी रेखा। इस तरीके से हम अलग अलग नंबर रख करके किसी भी श्रेणी की किसी भी रेखा का तरंगदैर्घ्य पता कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। बोहर का मॉडल इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पूरी तरीके से व्याख्या नहीं कर सका। इसमें जब बहुत पावरफुल सूक्ष्मदर्शी से देखा गया ना, तो ये जो एक रेखाएं थी ये कई ढेर सारी धूमिल रेखाओं से मिलकर के बनी थी। ठीक है, अब वो बोहर से पूछा कि बताइए ऐसा क्यों है। एक हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी रेखा को जब देखा गया तो उसमें कई सारी धूमिल ढेर सारी रेखाएं थी। पूछा गया क्यों ऐसा है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनको नहीं समझ में आया कि क्यों इसमें एक ही रेखा में कई ढेर सारी रेखाएं हैं। ठीक है, आगे पूछा गया कि अगर इसको हम अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तो ये रेखाएं डैमेज हो रही थी। ठीक है, तो जिसको हम लोग कहते हैं जीमान प्रभाव। जीमान प्रभाव क्या बताया ना, हाँ, जीमान प्रभाव और स्टार प्रभाव की ये व्याख्या नहीं कर सके कि वैद्युत क्षेत्र में रखने पर ये रेखाएं प्रभावित क्यों हो पा रही हैं। ठीक, और परमाणु का ये बोहर का ये जो सिद्धांत था, इससे इलेक्ट्रॉनों का वितरण नहीं समझ में आया। ठीक है,
तो ये सब व्याख्या थी। अच्छा, एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत में ये आ गई कि हाइड्रोजन के अलावा ये किसी अदर स्पेक्ट्रम की जानकारी दे ही नहीं पा रहा था ये मॉडल इनका। ठीक, तो ये आपके बोहर सिद्धांत की कमियां थी, या बोहर के मॉडल में ये सारी कमियां थी। उसके बाद एक लास्ट हेडिंग पढ़ना रहता है रिडबर्ग का, यानी इस आर का यूज कहाँ है। तो मेरे बच्चे देखो, बिना आर की यूज के तरंग दैर्ध्य निकालना है नहीं। किसी भी श्रेणी का तरंग दैर्ध्य निकालने में कैपिटल आर का यूज किया जाता है। किसी भी एनर्जी लेवल में एनर्जी निकालने के लिए आर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आर के यूज है। ठीक है, नाभिक की ये परमाणु की संरचना खत्म हो गई। अब इसके बाद हमें पढ़ना है नाभिक की संरचना।